आज ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का जो है डेथ एनिवर्सरी है और जम्मू के रैन बसेरे में श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है रैन बसेरा में इस वक्त हम मौजूद है और सभी लोग जो है यहाँ पर हैं और साथ ही साथ जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो दुनिया को बदल सकती है। इस बात को उन्होंने पहचाना। इतनी यातनाएं उनको दी गई, इतनी यातनाएं दी गई ताकि ये स्कूल छोड़ दे। उन्होंने घर भी उनका घर से उनको निकाला गया, दोनों को निकाला गया। जो फातिमा शेख इनके साथ मिलकर मुस्लिम पहली मुस्लिम लेडी टीचर है फातिमा शेख की। तो इन्होंने इतनी यातनाएं सहते हुए उन्हें लोगों ने सोचा था कि घर में बैठ जाएगी, इतना काम करेंगे, लेकिन 1848 से लेकर 1852 तक 18 स्कूल और खोल दिए और पूरे देश के अंदर जब आया एक क्रांति लाई कि उन अंग्रेजों का टाइम था। इन्हें अवार्ड भी दिए गए, इन्होंने अवार्ड भी इनको दिए गए कि एजुकेशन के सेक्टर में। तो आज भी उनका जो घर है, जो स्कूल था, मैं 2012 से लेकर लगातार वहां पर जाता हूँ। अफसोस की बात यह थी कि बिल्कुल टूट गया था वो, लेकिन आज वहां पर 50 करोड़ का वो नेशनल मेमोरियल बन रहा है स्कूल की जगह। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इनके वंशज से आज भी निकाला हो रही है। मेरा उसके पास कॉन्टैक्ट रहता है पूरा। आज भी हम कहते हैं कि फुले दंपति को जो है भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, जिस तरह के एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने काम किया। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँ, हमारे बीच में डॉक्टर परवीन योगराज जी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर प्लीज आए और आज के इस नाटक को थोड़ी रोशनी करें। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मीना बख्शी का, वासन साहब शाहलाल वासन जी का और हमारे बीच जज साहब सोहेल काजमी जी हैं। और आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माता सावित्रीबाई फुले जी की ये जो श्रद्धांजलि है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, उसके ऊपर मैं कुछ अनसुनी बातें माता जी के बारे में बताऊंगा। इनका जन्म जो था 3 जनवरी 1831 को हुआ, जिसको महाराष्ट्र में आज भी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, लेकिन जब ये एक बार अपने घर में पढ़ रही थी, अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी, इनके पिताजी नथोजी नेवसे और माता लक्ष्मीबाई, पिताजी ने क्या किया कि बुक देखी, अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी, पन्ने फाड़ दिए, कहते हमारी जाति में पढ़ाई नहीं वैलिड है, आप नहीं पढ़ सकते। उसके मन में ये बात घर गई कि मेरे को पढ़ाई नहीं की, मैंने अब सारी औरतों को पढ़ाना है। तो जब ये थॉट लेके जब उनकी शादी हुई 13 साल की उम्र के ज्योतिराव फुले जी के साथ, तो उन्होंने अपने पति जी को बोला कि मैंने भी पढ़ाई करनी है। और उसको पता हालात ऐसे थे कि घर में पति इनको पढ़ा नहीं सकते थे, तो क्या करते थे, खेतों में काम करते थे ज्योतिराव फुले। जब उनके लिए रोटी लेने आती थी उस वक्त उनको पढ़ाते थे। तो जब उनकी काफी पढ़ाई लिखाई होगी, तो जब घर वालों को पता चल गया कि पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, तो घर वालों ने, ससुराल वाले दोनों को घर से निकाल दिया। तब इनके एक मित्र थे ज्योतिराव फुले की, उस्मान शेख साहब, उन्होंने अपने घर में इनको शरण दी। और उनकी एक बहन फातिमा शेख जी, वो भी पढ़ाई में काफी इंटरेस्टेड थी, दोनों ने मिलकर पढ़ाई की। जब पढ़ाई दोनों ने कंप्लीट की, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने, इन्होंने इच्छा जाहिर की हम 1848 में पहला स्कूल खोलेंगे सिर्फ लड़कियों के लिए। तो 1848 में पैसा नहीं था खोलने का, तो जो उस्मान शेख के घर को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्कूल में, तो वो पहला स्कूल बना इंडिया का, और ये पहली महिला टीचर बनी, और उस्मान शेख पहली मुस्लिम महिला टीचर बनी। और 4 साल के अंदर और 18 स्कूल और बना दिए गए। और जब ये स्कूल जाती थी घर से पढ़ाने, तो जिस साड़ी को पहन के जाते, रास्ते में लोग इन पे कीचड़ फेंकते थे, इनके ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंकते थे। तो ये बड़ी दुखी हुई। इन्होंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने इसको बोला 2 साड़ियां लेके जाओ, एक साड़ी पहन के जाओ, वहां जाके वो वाली साड़ी खोलो और फिर पढ़ाओ। लेकिन कुछ दिनों तक चला। उसके बाद एक आदमी, जब ये रास्ते में जा रहे थे, समाज को लोगों को लेके आ गया। उन्होंने बोला आज के बाद अगर आपने पढ़ाना बंद नहीं किया तो आपके साथ बुरा सलूक होगा। तो पहली इन्होंने हिम्मत उठाई, एक बहुत थप्पड़ बड़े जोर से मारा उस आदमी के बाद। उसके बाद किसी ने भी इनको नहीं रोका। और ये तो था उनका एजुकेशन का कैरियर। इसके अलावा उन्होंने उस समय की काफी कुरीतियां थी, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और विडो मैरिज। विडो मैरिज के ऊपर काफी काम किया। और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि एक विडो, जो कि आपको पता, जब विडो का उस जमाने में बाल काट दिए जाते थे, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था,
उनका यौन शोषण होने के कई विडोज प्रेग्नेंट भी हो जाती थी। तो ऐसी ही एक विडो थी जो प्रेग्नेंट थी, जो सुइसाइड करने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी। सावित्री राय फुले जी ने उनको रोका और उनका जो बच्चा पैदा हुआ यशवंत राव, उसको अपना दत्तक पुत्र बना के उन्होंने पढ़ाया। बाद में वो डॉक्टर बने, डॉक्टर यशवंत राव जो उनके पुत्र थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 1897 में दुनिया में प्लेग फैल गया। तो प्लेग का जो एपिडेमिक था, उसमें ये क्या करती थी सावित्री राय फुले जी, लोगों को लेके अपने बच्चे लड़के डॉक्टर यशवंत राव के क्लिनिक में लेके जाती थी। और ऐसा हुआ कि इनको भी प्लेग हो गया और आज ही कहते हैं 10 मार्च 1897 को इनका आज हम श्रद्धांजलि अर्पित दिन का देहांत हो गया। और एक और बात की बात बताऊंगा, उस जमाने में जो दलित जाति के जो लोग थे उनको कुएं में पानी नहीं दिया जाता था। इन्होंने अपने घर में एक कुआं खिलाया और कोई भी जाति का आगे उस कुएं में पानी पी सकता था। तो कुछ काफी आज के दिन मैं यही सबको बताना चाहूंगा कि उनका नाम हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज हम अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, आज हम सुप्रभात बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं। तो उनका पहला ही शिक्षा था कि हमने अंग्रेजी को बाइकआउट करना है और अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना है। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। हमेशा ही किसी भी टॉपिक पर हम बात करें, हमारे डॉक्टर जोगराव प्रवीण जी परफेक्ट हैं और किसी भी टॉपिक बड़े इंटरेस्ट के साथ बोलते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच में मैडम सुनीता बगोत्रा जी जो भी है वो भी एजुकेशनर है। और खुशी की बात है कि क्रांति ज्योति माता सावित्री मॉडर्न स्कूल चला रही हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो और गरीब बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा रही हैं और अपने घर पर भी ट्यूशन पढ़ा रही हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो हमें और भी ज्यादा हमारा सीना चौड़ा होता है जब सोहेल काजमी जी जो सीनियर जज हमारे बीच में जो एडिटर जी है दलित स्कीम के जो हमारे बीच में, तो हमारा और भी ज्यादा सर ऊंचा होता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में रिटायर्ड जज जनाब राज गुप्ता जी हमारे बीच में है, वो भी आपको रोशनाइश करेंगे आज के इस जान। रामलाल बसंत जी, तो हमारे साथ हैं सोहेल काजमी सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर प्रवीण जी और मैडम बीना बख्शी और मैडम सुनीता यहाँ पे, जो इन्होंने स्कूल का नाम ही ज्योतिबाई फुले, और ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ये एक तो काफी बातें हो चुकी। मैं अभी ये बात करूंगा कि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आज के दिन हम एक क्या सीखना चाहते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री से, इनका कितनी कठिनाइयां आई, कितनी मुश्किलों के बाद गर्ल चाइल्ड जो एक लड़की को शिक्षा का अधिकार मिला, वो आज स्कूल जाती है, टीचर बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियरिंग बनती है। और पीछे कल जो 8 मार्च हमने इंटरनेशनल वीमेन डे बनाया, तो इंटरनेशनल वीमेन डे पे आपको दुनिया की महिलाएं काफी मिल जाएंगी जिनका जिक्र हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पेपर में, जो न्यूज़पेपर, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आज बातें करता है, तो उन्होंने कोई सावित्रीबाई फुले के बारे में, जहां ज्योतिबाई फुले के बारे में जो इसके बारे में जिक्र किया और ये कहा कि तो ये बहुत बड़ी बात है शाहबाज पसंद के लिए, और मैं मुबारक देता हूँ। तो मैंने आज सोहेल काजमी साहब को कहा, ठीक है, ये मस्कीन लोग हैं जो ये हमारे यहाँ पे जो लोग हैं जो शेल्टर होम में आते हैं, अवंडर लोग हैं, नीचे हैं, तो ये भी ये जो सारे जो सोशल काम होते हैं ना सोसाइटी में, ये उन्हीं की देन है। सती प्रथा आप करो, उस वक्त विधवा रीमैरिज नहीं, कांडी सब डोरी मैरिज का कोई साधन नहीं, और इतना समाज हमारा समझो गिरा हुआ है। आपको शौक जी महाराज के बारे में ये उस वक्त उन्होंने, ये आज जो आप देखते हो ना एजुकेशन सिस्टम, जहां जो क्रांति आई है शौक जी महाराज का, ये हमारे जो अपने डॉक्टर अम्बेडकर जी, जब दूसरे लोग ये जो आए हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा, जब उस वक्त इन्होंने ये सारा उन्हीं की शौक, मुझे लगता है कि ये भी मैं कहूँगा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी रोल था कि मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन और प्रोग्रेसिव सोसाइटी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहेंगे कि उस वक्त ये आज की पढ़ाई
जो आप कहेंगे ज्योतिबाई फुले ने आगे बढ़ाया, सावित्रीबाई फुले, लेकिन इसमें मॉडर्न एजुकेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देना चाहती थी लोगों को, उसका भी रोल है। और शाहूजी महाराज जो प्रोग्रेसिव किंग, जिन्होंने जाति पाति खत्म करी, और उनकी तो एक दिन श्यामलाल बसंत में जहां पे ही एक उनका भी दिन मनाया और हमने उस पर भी बात की है। तो जो हम जो चाहते हैं, आज देखिए उस वक्त बात होती थी टीचर की, ये टीचर बना दो, एक बहुत बड़ी बात होगी थी। अब देखो आज टीचर नहीं, आज जज हैं, आज पूरी आर्मी में भी पार्टिसिपेट करें, हर जगह पे आपको वुमेन डोमिनेंस मिलेगी। तो पिछले दिनों जो इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया गया, तो उस वक्त उन्होंने कहा गया कि ये ठीक है, मैं नहीं ये कह रहा हूं, ये अभी भी हमारा समाज जो गांव में है, जो दूर दराज में है, अभी भी ट्राइबल सेटअप है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां में मेल डोमिनेंस है, इसको आस्ता आस्ता आज भी देखिए जज कितनी है हमारे वकीलों से। और मैं कल हमने बात की परसों, जो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे पे फर्स्ट टाइम वकील जो लेडी वकील बनी थी, आपने टीचर करो ना, 1923 में फर्स्ट वीमेन लॉयर, वीमेन एडवोकेट इंडिया में बनी, और वो बैरिस्टर थी। देखिए ये स्ट्रगल की बात है, जो आज विमेन ने अपनी एम्पावरमेंट की। और हमने कल देखा सारी बिल्कुल सजी हुई थी विमेन जहां पे भी थी, और पूरा इन्होंने ड्रेस को, और दूसरा तीसरा है, चाहे कहीं कहीं किसी क्लब में हुआ, कहीं भी कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे है, तो उस वक्त आप अगर आप देखो ना दुनिया में इन्होंने रिकॉग्निशन कैसे की। विमेन डे पे भी थोड़ा बोल दूंगा, उस वक्त इनको इक्वल पे नहीं देते थे, बराबर में पे नहीं होती, काम करती है। पढ़ना पढ़ाना तो छोड़ो, देखो क्या होता है, जब हमारा जहां पे यूएन कन्वेंशन आए, ह्यूमन राइट कन्वेंशन आए, उससे आस्ता आस्ता सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई, तो उस वक्त यूएस में जो हमारी यूरोपियन कंट्री सो कॉल्ड बड़ी एडवांस थी, उस वक्त इनको क्या था, इनको जो वहां पे इक्वल पे नहीं थी, ठीक है। और रशियन रेवोल्यूशन में अगर आप स्टडी करोगे 1917 में जो आई, उसमें जो हमारी औरतें हैं उन्होंने एक नारा दिया, ब्रेड एंड पीस, हमें शांति चाहिए और हमें, क्योंकि वर्ल्ड वार से तबाह हो गई थी इकॉनमी पूरी दुनिया की, तो वहां पे जो क्रांति आई 1917 में वहां पे, तो जो रशिया में आई, तो उन्होंने ये अधिकार, तो आस्ता आस्ता आज हम बात करेंगे, हम आज काफी जहां पे महिलाएं बैठी हैं, विमेन बैठी हैं, हम तो इस पे बात करेंगे कि इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की बात करेंगे। अभी हाँ ये नहीं है समाज में, कुछ लोग अभी पिछड़े हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। जहां एजुकेशन नहीं है, जहां पे देखिए आपका मिड डे मील है, उसमें बच्चों को आपने भेजना है, और खासकर ये जो लेबर क्लास है, अभी ये ज्यादातर आप क्लासिफिकेशन आप कर लो, मुझे लगता है इकोनॉमिक बेसिस जो वो लेबर क्लास वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनको एनजीओ ने इन्वॉल्व करना है, क्योंकि वो उनका एक ही मामला है, चाहे किसी कहीं से भी, आप देखो बिहारी, हमें बिहार से आते हैं लोग, उससे उनकी पढ़ाई का क्या है, जो नोमेडिक हैं, जो गुर्जर बकरवाल जो जब मूवमेंट में चलते हैं, उनकी पढ़ाई का कोई साधन नहीं। कहते हैं कि मूवमेंट में स्कूल से 12 का आदमी मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, ये सारा काम करते रहते हैं, पहाड़ी जो हमारा नेटवर्क है, गुर्जर जो भी है लोग, इन पे आप उनसे जो लोग जाते हैं, उनके कोई स्कूलों का नहीं है, मेडिकल कोई कोर्स का नहीं है, तो बहुत बड़ी बातें हैं, हम पूरा बोलना चाहें तो हम 2-4 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन आपको प्रण करना पड़ेगा, इनके नक्शे कदम पर चलने पड़ेगा। उस वक्त का सोचो, उन्होंने, मैंने कबीर का दोहा पहले भी बच्चे सुना, जब बच्चा आता है तो वो रोता है, और वो कबीर वो तो जग हंसता है, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया, ये हंसे कि हम जा रहे हैं छोड़ के, तो जग रोया था, नहीं इनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन 66 ईयर की 4 साल की ज्यादा थी, और जो उन्होंने करना था ना, अपने दुनिया को देना था, जब हिंदुस्तान को देना था वो दे, और आगे इनकी लाइनें कैरी करने पड़ेगी, हर एक जो भी है, जहां कहीं भी है, इनको जो इन्होंने राह दिखाई है उस पर चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है काफी है, मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है, श्यामलाल बसंत जी का, मैडम उनका, और जो मेरे साथ
सुहेल काजमी को लाया है और डॉक्टर प्रवीण तो मेरे साथ होते हैं, सुनीता मैडम का जो स्कूल है। एंड थैंक यू मेहरबान। शुक्रिया हमारे रिटायर्ड जज मानयोग सुभाष गुप्ता जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में मैडम सुनीता मल्होत्रा जी, तो वो भी अपने विचार रखेंगी। मैडम सुनीता मल्होत्रा। आपकी बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं सुनीता मल्होत्रा हूँ और यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल चलाती हूँ 2015 से। अभी वहाँ 100 से कम हैं बच्चे, लेकिन बच्चे जो हैं वो किसी एम्प्लॉइज के बच्चे नहीं हैं, वो गरीब बस्ती के और स्लम्स एरिया के वो बच्चे हैं। बहुत मुश्किल होता है जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज माता सावित्रीबाई फुले के आज जो इनका परिनिर्वाण दिवस है, सबसे पहले मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जब मैंने इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे लगा कि एक जुनून जो मेरे अंदर था कि मुझे एजुकेशन के लिए काम करना है। तो जिस समय मैं स्कूल का नाम सोच रही थी तो क्योंकि हम लोग बाबा साहब को फॉलो करने वाले हैं, तो इनसे प्रभावित होकर मुझे अगर कोई नाम सूझा वो भी रात के 3 बजे माता सावित्रीबाई फुले के नाम से मैं जम्मू में स्कूल खोलूँगी। तो ये 3 जनवरी उनके जन्मदिन के दिन ही 2015 में ये स्कूल ओपन हुआ। बच्चन साहब उसके फाउंडर मेंबर हैं और शाना वो साथ चलते हैं। बच्चन साहब का जो काम है, जो इनका एक नजरिया है पब्लिक को देखने का, ठीक है बड़े बड़े लोगों के बीच में भी वो रहते हैं, लेकिन एक जमीन के साथ वो जुड़े हुए हैं। और एजुकेशन के लिए जब भी कभी मुझे जरूरत पड़ी है तो शाना वो हमारे साथ थे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ। उनके साथ सुहेल काजमी जी बैठे हुए हैं, मैं 2005 से उनको जानती हूँ। बहुत ही जम्मू की आवाज़ उठाने वाले और जज साहब हैं, सर हैं। तो बाकी मेरी जो बहनें हैं सबको ये बताना चाहूँगी कि ये वो महान हस्ती हैं जिन्होंने 1848 में बात यहाँ हुई होगी, डॉक्टर साहब ने जब ने बोला होगा कि पहला स्कूल खोला और 17 साल की उम्र में वो टीचर बन चुकी थी और इतने सारे वो स्कूल्स जो थे उन्होंने ओपन किए। और किस तरीके से उनका जो क्या कहेंगे कि मंद बुद्धि के जो लोग जो थे, जिनकी मानसिकता ऐसी थी कि औरतों को पढ़ने का उस समय अधिकार नहीं था, तो उनके साथ कितनी यातनाएं होती थी। सोशल मीडिया से आप देखते हैं किस तरीके से उनके ऊपर टीचर फेंका जाता था, लेकिन वो बिल्कुल निडर रही और उनके जो पति थे ज्योतिराव फुले, उनका पूरा भरपूर साथ रहा। और आज हम उनको शत नमन करते हैं कि आज अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होती, क्योंकि औरतों को पहले अधिकार ही नहीं थे पढ़ने के। लेकिन इसका जो अमली जामा जो पहनाया गया वो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के भी हम ऋणी रहेंगे कि औरतों को जो हकूक दिए वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक हिंदू कोड बिल जो था जिसकी वजह से जब वो पास नहीं हुआ, जो कि भारतवर्ष की जो महिलाएं जो थी उनके हकों के ऊपर वो सारा बिल था, जब वो सदन में पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपना कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो हम उनके भी ऋणी रहेंगे जिन्होंने भी महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसी शख्सियत जो है वो बार बार जन्म नहीं लेती, लेकिन इनसे प्रेरणा लेकर मैं चाहूँगी कि हर घर में सावित्रीबाई जैसी बेटी जो है वो पैदा हो, ताकि शिक्षा के और अदारे खुलें, शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, हर उस द्वार में
ज्ञान की ज्योति, एजुकेशन की जोत जो है हर घर में चले, और जो पिछड़ा हुआ वर्ग जो है उसको साथ लाने के लिए हम सबको मिलकर कदम उठाने होंगे, बिना किसी रिलीजियस उसमें बाइंडिंग्स में रह के हमें ऊपर उठकर अपने समाज को, सोसाइटी को आगे ले जाना होगा। तो एजुकेशन ही वो मूल मंत्र है जो सब गरीबी दूर कर सकता है, समानता ला सकता है, एकता ला सकता है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और दोबारा उनको प्रणाम करती हूँ। मैं हमारे बीच में आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब सोहेल काजमी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आपसे रूबरू होंगे। नहीं, पहले तो मीना मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्यामलाल जी आपका, कि आप ऑर्डर करते हैं और हम सबको मौका मिलता है ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने का। डॉक्टर साहब से, जय साहब से, सुनीता जी मेरी बहन है, 2005 से जैसे कह रही है, बड़ी देर बाद मिली। ये बहाना होता है किसी भी दिन पे मिलने का। जैसे सबने इतनी खूबसूरती से एलेबोरेट किया है तो ज्यादा बोलना बनता नहीं। अगर हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन पढ़ जाते तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का नक्शा कहीं का कहीं पहुंच जाता। इसीलिए उनके नामों पे कोई जोक नहीं बनते, इसीलिए कोई सड़क का नाम 1-आधा% छोड़ के पॉलिटिशियनों के नाम पे ये चीजें नहीं बनती है। मुंशी प्रेमचंद के नाम पे बनेगी, फूला मैम के नाम पे बनेगी, क्योंकि वो लोग जो हिंदुस्तान को बिल्कुल ठीक जगह पे आगे चलाने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहे, वही लोगों के दिलों पे राज करते हैं, वो चाहे किसी भी चीज। मैं किसी स्कूल में बिछना गया और टाइम मिला 2 मिनट से, एक लाइन मैंने वहां पढ़ी, उस पर लिखा था डॉक्टर साहब, इफ ए मैन टीचेज अ मैन टीचेज अ मैन, इफ ए मैन टीचेज अ मैन टीचेज अ मैन, बट इफ ए वुमन टीचेज अ मैन टीचेज अ जनरेशन। एक औरत में भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वाहिगुरु की तरफ से इतनी चीजें औरत में अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है। अगर हम कपड़ा धोने लगे तो 2 कपड़े नहीं धो सकते और थक जाते हैं, और हमारी माएँ 100-200 कपड़े धोती थी और सर्दी में धोती थी और कुछ नहीं होता। हमारी माँ को अगर आप 100 चपातियां बोलोगी बनाने को, वो 100 चपातियां बनाएगी तो कभी उफ नहीं करेगी और कभी पहले खाना नहीं खाएगी जब तक 100 चपातियों को खत्म नहीं करेगी। तो ये भगवान की शक्ति है जो हमारी औरतों को, माओं को, बहनों को दी है। और जो भी घर, सोसाइटी, मुल्क, रियासत आगे बढ़ती है उसमें औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप माने या ना माने, जहाँ औरत की एजुकेशन या औरत की इज्जत नहीं होगी जिस घर में, वो घर आगे फल फूल नहीं सकता है। मैं आपको करोड़ों एग्जाम्पल जम्मू की दे दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। जो बड़े अरबपति थे लेकिन शिक्षा का, डिसिप्लिन का, माताओं का, बहनों का, वो बीवियों का इज्जत एहतराम नहीं था, वो घर कहीं से कहीं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। हम भाषण भूषण करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कुरान ये कहता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो जन्नत है। और मैं आपको सच बताता हूँ, मैं हमेशा अपनी माँ से बैठा रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। मेरी माँ जो है वो 15 साल की जब उसकी शादी, 16 साल में मैं पैदा हुआ, और एक मेरी बहन है वो 23 साल छोटी है मुझसे। तो कंपैरिजन ये होता था कि दादी भी बच्चे पैदा कर रही है, बहू भी बच्चे पैदा कर रही है, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान। तो यहाँ बिल्कुल अपने माँ बाप, खासकर माँ के साथ का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में, और जो मानते हैं वो आगे फलते फूलते हैं, और उनकी आने वाली 100 जनरेशन भी जो है उसी फुटप्रिंट्स पे चलती है, जिस फुटप्रिंट पे इन्होंने हमें चलने की रास्ता बताया था। तो मैं खुशनसीब हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन हम अगर एक से एक को भी एजुकेट कर पाए किसी भी अच्छी चीज के लिए, जैसे सुनीता जी ने कहा, ये 100 बच्चे नहीं है, तो 100 बच्चे अगर अच्छे सिटीजन बन गए तो आप समझिए आपने किला फतह कर लिया, आपने पर भारत रत्न ले लिया ना। क्योंकि एक इंसान को इंसान बनाना, मैं समझता हूँ किसी भी इबादत से कम नहीं है, और हम बहुत पीछे रहते हैं उन चीजों में, और मटीरियलिस्टिक दौर में हम दौड़ते हैं। तो हम सब जुड़े रहें, जुड़ते रहें, और एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करें, और अच्छी अच्छी बातें सुन के जहाँ भी बैठे उन अच्छी बातों को फैलाएं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी इबादत कोई नहीं होगी, और हम सबको करनी चाहिए, और हम सब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब सीनियर जर्नलिस्ट। आज माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर हमारी पुणे की जो यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के नाम पर है, और बहुत से कॉलेजेस, स्कूल, जब मैं पुणे के अंदर गया मुझे जब पता चला कि जब जहाँ पर मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन जब स्कूल में ढूंढा था स्कूल कहाँ है,
तो बिड़ेगढ़ा में वो स्कूल है जो 1 जनवरी 1848 को खोला गया था। लेकिन आज एक बात जरूर करें, नो डाउट के एजुकेशन में हम आगे बढ़े हैं, हम बच्चियों को डिग्रियां भी दे रहे हैं, लेकिन एक बात की कमी है कि डिग्रियों के साथ साथ उन्हें संस्कार देने की भी जरूरत है। संस्कार देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी जो मैरिजेस हैं वो ब्रेक हो रही है इसी की वजह से। तो आज अफसोस का जो विषय है, इस देश के अंदर आज भी हर 3 मिनट के बाद एक जो है दुष्कर्म हो रहा है, हर 3 मिनट के बाद 86 केसेस जो रोज रजिस्टर होते हैं, जो अनरजिस्टर्ड उनकी कोई बात ही नहीं है। तो लिहाजा अपना थोड़ा माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। आज हमारे नौजवान हैं, दहेज की बात करें, हर 1 घंटे के बाद एक दहेज हत्या होती है। तो ये जो है हमें थोड़ा माइंड सेट बदलने की भी जरूरत है। तो मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे मैडम वीना बख्शी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए, सभी का थैंक्स करें। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वीत्रीबाई फुले जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज उनका डेथ एनिवर्सरी डे था, तो मेरे भाई सभी यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मैंने डॉक्टर साहब जी को फोन लगाया, कहते आ जाऊंगा, तो हमने इमीडिएटली ये प्रोग्राम बनाया कि हमने स्वीत्रीबाई फुले जी का आज दिन मनाना है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब को किया, शिवाज जी को किया, जज साहब को, तो उसके बाद फिर सोहेल सर को भी किया। लेकिन हमने ये बड़ा तुरंत मतलब आधे घंटे में सूचना कर दी सबको, तो हमने ये प्रोग्राम कर दिया, तो हमें अच्छा लगा। सबसे जो बड़ी बात यह है कि जब हम रैन बसेरा ये चला रहे थे, तो श्यामलाल बसंत जी ये हमारे साथ जुड़े, जहाँ के कारपोरेटर थे, तो हमको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। हम जितने भी यहाँ पे महापुरुष हुए उनका मैं नहीं चाहती देखा मैंने कभी जम्मू में जो ये कर सकते हैं कि हर कोई महापुरुष होता है उनका ये नाम लेते हैं। तो हमने पिछले साल राणा जी को बुलाया, तो उनका जन्मदिन था साहू जी महाराज जी का, तो वो कहने लगे कि वो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे ये जन्मदिन मनाना है या किसका है। तो जब जहाँ आए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब अच्छा लगा कि यहाँ महापुरुषों का जो महापुरुष हमारे जिनकी देन है उनके लिए जो हम दिन बनाए, तो हमें बड़ी खुशी भी होती है और आने वाली पीढ़ी को भी इन चीजों का पता चलता है। तो मैंने भी बसंत साहब से बहुत कुछ सीखा है कि स्वीत्रीबाई फुले जी का मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था, पर जो यहाँ इस बाबे में आकर इनसे मैंने सभी महापुरुषों का नाम सीखा, उनको सब कुछ सीखा। मैं चाहती हूँ इनको मैं धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने अपने नक्शे पे हमें चलाया और हमें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे। मैं ये सोच नहीं सकती थी कि मैं एक रैन बसेरा चलाऊंगी या मैं कुछ करूंगी, मैं अकेली कुछ नहीं, ये मेरी सारी क्रीम है, उनकी बदौलत मैं चल रही हूँ। लेकिन श्याम बसंत जी जो हैं, मैं उनको बोल ही नहीं सकती उनका कितना धन्यवाद करूं कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि उनको हर नीचे से लेके ऊपर सबका ध्यान रखते हैं। वैसे वो ग्रास रूट पे इतने जुड़े हुए हैं, सबको किसी को निराश करना ही नहीं चाहते। तो हमने भी उनसे जो कुछ सीखा है, मैं कहती हूँ हम हमेशा उनसे सीखते ही रहे और आगे बढ़ते ही रहे। और जो आज का दिन है वो रैन बसेरे की जो करीम है, जो रैन बसेरे के मेरे भाई है, सोहेल सर हैं, सुनीता मैम है, जज साहब हैं और डॉक्टर प्रवीण जी, ये हमारे एक बार कहने से आते हैं तो हमें हौसला अफजाई होती है और खुशी भी होती है। रैन बसेरा अकेले नहीं चलता, बेशक ये हमें गवर्नमेंट ने छत दिया है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन हमारी जो जम्मू की करीम है उनके साथ हम इनको चला रहे हैं। आगे आने वाले टाइम भी हम ये चाहते हैं कि ये हमारी टीम है जो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहे और हमारा गर्व से दिल भी ऊंचा रहे, सिर ऊंचा होता रहे, क्योंकि इनके बिना हम चल ही नहीं सकते। यही हमारी हौसला अफजाई है, ये लोग ही चला रहे हैं, हमारा तो नाम ही है, खाली करने वाले ये लोग हैं। मैं इनको धन्यवाद करती हूँ कि ये हमारे कहने पे एक बार रैन बसेरे में आ जाते हैं, तो रैन बसेरा इन लोगों का है, इन लोगों की वजह से चलता रहेगा
और हमेशा चलाते रहेंगे। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज का जो दिन था बड़ा हसीन था। और सोहिल साहब, मैं तो शुक्रगुजार करती हूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ जब जहाँ आप आते हो हमें 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन थोड़े से समय में भी हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ हमारे रहन बसेरे के लिए और भी बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि जहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं मानसिक स्थिति बहुत सारी मतलब ठीक नहीं है। उनको हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ 4 लोग जो जुड़ते हैं वो हमारे स्टाफ के लिए बढ़ोतरी करें, ताकि माता जितनी भी हमारी माता हैं, हमारे बच्चों में भी बहुत सारी कमी है कि हम अब जब हम माता ने जन्म दे के हमें पाला पोसा और ये संसार दिखाया, लेकिन आज ही वो बच्चे हैं उनमें कमी है, संस्कार नहीं है, क्योंकि संस्कार हमने ही उनको नहीं बताया। हमारे में कमियां, अगर संस्कार हम बताते हमारे बच्चे आज रोड पे ना छोड़ते हमें। आज हमारी वो स्थिति आ गई है कि हर मोहल्ले में एक रहन बसेरा और ओल्ड एज होम बन रहा है। हम ये अपील करते हैं कि अपने अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दो कि माता पिता ही सब स्वर्ग है, माता पिता ही मंदिर है, माता पिता ही सब कुछ है। माता पिता होंगे तो हम संसार देखेंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं ये हमें भूल गए हैं, हमने भी अपना संस्कार इनको नहीं बताया। मैं सबके आगे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी देशवासियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों में अपना थोड़ा टाइम जरूर दें, ताकि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते तो उनको संस्कार हमारे से मिल नहीं पाता और दूरियां बनती हैं। तीसरा है कि हमारे मोबाइल में इतनी बढ़ोतरी कर दी है कि हम माता पिता भी उसमें खोए रहते हैं, बच्चे भी उसी में खोए रहते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को जब टाइम नहीं देते, बच्चा हमारा बिगड़ जाता है, तब हमें समझ आती है जब वो हाथ से बाहर निकल जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन था और जो भी आए उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ जितने भी आए हैं वो प्रसाद जरूर करें। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।